हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हम यूनिट नंबर 1 पढ़ रहे हैं और यूनिट नंबर 1 में एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, सेट थ्योरी, और अभी हम पढ़ रहे हैं रिलेशन। रिलेशन के अंदर आज हम दो टॉपिक पढ़ेंगे। पहले डायग्राफ ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे और उसके बाद मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे। दोनों ही टॉपिक बहुत छोटे से टॉपिक हैं और बहुत ही सिंपल टॉपिक है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब ये जो टॉपिक है दोनों, अगर आप सिलेबस अपना देखेंगे तो सिलेबस में ये दोनों टॉपिक डायरेक्टली मेंशन नहीं है, लेकिन क्योंकि ये भी टाइप्स ऑफ रिलेशन का ही पार्ट है और इनके अंदर भी हम टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, तो इसलिए ये हमारे सिलेबस का ही पार्ट है। बात समझ में आ गई? तो इसलिए ये दोनों टॉपिक आपको पढ़ने और बहुत ही सिंपल है और यहां से एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं उन स्टूडेंट्स को बता देता हूं जिनको अभी तक नहीं पता है कि गेटवे क्लासेस ऐप पर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के साथ साथ बीटेक थर्ड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट का फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर और आज हमारा पहला टॉपिक है डायग्राफ ऑफ रिलेशन, या हम जिसको डायरेक्टेड ग्राफ ऑफ रिलेशन भी कह सकते हैं। यानी कि आज हम रिलेशन के लिए ग्राफ कैसे बनाते हैं ये हम आज सीखेंगे। तो एक्चुअली डायग्राफ ऑफ रिलेशन का मतलब एक तरह से पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, या आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन भी कह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इसको एक्चुअल में ये है क्या। देखिए, इफ ए इज अ फाइनाइट सेट, अगर मान लो हमारे पास एक सेट है ए और वो फाइनाइट है। फाइनाइट सेट आप समझते हैं जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, और अगर इस सेट के ऊपर एक रिलेशन है आर। देखिए, आपको मालूम है कि जो रिलेशन होती है वो सेट में ही डिफाइन होती है ना। तो एंड आर इज अ रिलेशन ऑन सेट ए, और ये रिलेशन है सेट ए पर है, देन वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट आर पिक्टोरिकली एज, यानी कि अगर हमारे पास कोई रिलेशन आर है कहां पर, सेट ए पर, तो उस रिलेशन को हम ग्राफिकली या पिक्टोरिकली भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसके लिए मैं आपको ये जो प्रोसीजर नीचे लिखा है, इस प्रोसीजर को क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक बार थोड़ा सा ध्यान देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का आ जाए आप कर लेंगे। देखिए क्या है यहाँ पर, लेट ए, यहां पर एक सेट दे रखा है हमें ए 1 2 3 4, और इस सेट के ऊपर एक रिलेशन डिफाइन है आर, और इसके आगे आपको एक रिलेशन दी गई है आर। आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट द डायग्राफ ऑफ आर। इस रिलेशन के लिए आपको डायग्राफ को क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। कैसे करेंगे, क्या प्रोसीजर होगा, ध्यान दीजिए, बहुत आसान है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखो, सबसे पहले पहला पॉइंट देखिए यहां पर क्या लिखा है, ड्रॉ अ सर्कल, ड्रॉ अ स्मॉल सर्कल फॉर ईच एलिमेंट ऑफ ए। ये जो आपके पास सेट ए दे रखा है, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट के लिए आप एक छोटा छोटा सर्कल ड्रॉ करेंगे। देखिए, एक एलिमेंट के लिए एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ध्यान दीजिए। तो यहां पर सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स है। तो आप क्या करेंगे, 4 स्मॉल सर्कल ड्रॉ करेंगे। कहां पर ड्रॉ करेंगे या पोजीशन क्या होगी, ये आप कुछ भी अपने हिसाब से पोजीशन रख सकते हैं। यहां पर ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि पोजीशन क्या होगी। देखिए, जैसे मुझे 4 सर्कल ड्रॉ करने हैं तो उन चारों सर्कल को आप क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब जैसे क्वाड्रिलेटरल के 4 वर्टेक्स होते हैं, उन 4 वर्टेक्स की जगह पर आप 4 सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। या एट रैंडम भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको क्वाड्रिलेटरल ही ड्रॉ करना है या कोई रेक्टेंगल ही ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ पर 4 सर्कल ले लेता हूं छोटे, है ना। देखिए, मान लीजिए एक सर्कल मैंने ले लिया यहां पर, ये एक सर्कल आ गया, एक सर्कल मैंने इधर ले लिया, है ना, और एक सर्कल मैंने यहां पर ले लिया। मतलब मैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में ले लेता हूं, बाकी आप कैसे भी ले सकते हैं रैंडम। और एक सर्कल हमारा यहां गया। ये 4 सर्कल हमारे आ गए चारों एलिमेंट के लिए, क्योंकि 4 एलिमेंट्स थे। तो जितने एलिमेंट्स होंगे उतने सर्कल आप ड्रॉ कर लेंगे। अब उसके बाद देखिए ना, एंड लेबल द सर्कल विद कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ ए। और उसके बाद जब आप सर्कल ड्रॉ कर लें तो इन सर्कल के अंदर एलिमेंट्स को लिखना भी है। जैसे आपने पहला सर्कल 1 के लिए ड्रॉ किया है तो इसके अंदर आप 1 लिखेंगे। बात समझ में आ गई ना। अगर आपने पहला सर्कल 1 के लिए ड्रॉ किया तो 1 लिखेंगे, दूसरा सर्कल 2 के लिए ड्रॉ किया तो आप इसमें 2 लिखेंगे, थर्ड सर्कल 3 के लिए ड्रॉ किया तो इसमें आप 3 लिख दीजिए, और फोर्थ सर्कल अगर 4 के लिए ड्रॉ किया तो इसके अंदर 4 लिख देंगे। तो यहां तक तो बहुत सिंपल था, है ना। आगे भी बहुत सिंपल है। देखिए, तो यहां तक का पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, है ना। एंड दिस सर्कल आर कॉल्ड नोड्स और वर्टिसेस।
और ये जो चारों के चारों सर्कल है इनको हम क्या कहते हैं, नोड्स या फिर वर्टिसेस इनको बोला जाता है ना। तो एक तरह से आपके पास 4 वर्टेक्स हो गए या 4 नोड्स हो गई। अब ना नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जरा ध्यान देना, ड्रॉ एन एरो। अब इसके बाद एक एरो आप ड्रॉ करेंगे जिसको हम एज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एज। जो एरो आप ड्रॉ करेंगे उस एरो को आप क्या कहेंगे, एज कहेंगे। कहां से कहां ड्रॉ करना है, फ्रॉम द वर्टेक्स ए आई टू ए जे। अब यहां पर आई और जे क्या है, आई और जे, तो ये एलिमेंट की नंबरिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखिए ए आई से ए जे की तरह आपको क्या करना है, एरो को ड्रॉ करना है। अब ये जो सिंबल बीच में बना है, ये सिंबल आप अच्छे जानते हैं, इस सिंबल में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये सिंबल होता है इफ एंड ओनली इफ का, इफ एंड ओनली इफ। अब इसका मतलब क्या, देखिए समझिए, इफ एंड ओनली इफ ए आई इज रिलेटेड टू ए जे, यानी कि आप एरो उन्हीं दो एलिमेंट के बीच में ड्रॉ करेंगे जो एक दूसरे से रिलेटेड हो, जो एक दूसरे से रिलेटेड हो। जैसे मान लीजिए रिलेशन के अंदर कोई ऑर्डर्ड पेयर आता है 1,2, तो इसका मतलब 1 और 2 क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, 1 से 2 की तरफ एक एरो ड्रॉ करेंगे जिस एरो को आप एज बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, और नहीं हुआ तो अब हो जाएगा। देखो, तो आपको क्या करना है, एरो ड्रॉ करना है। कहां से कहां ड्रॉ करना है, अब इस रिलेशन के अकॉर्डिंग एरो ड्रॉ करना है। जरा ध्यान दीजिए, रिलेशन के अंदर पहला, इसको ले लीजिए, पहला ऑर्डर पेयर 1 से 1 है। इसका मतलब 1 जो है वो 1 के साथ ही रिलेटेड है, 1 के साथ ही रिलेटेड है। इसका मतलब जो एरो है वो 1 से ही स्टार्ट होगा और 1 पे ही खत्म हो जाएगा। देखो यहां क्या कहा गया था कि आपको एरो ड्रॉ करना है। क्या करना है, एरो ड्रॉ करना है ना, फ्रॉम द वर्टेक्स ए आई टू वर्टेक्स ए जे, ए आई से ए जे में ड्रॉ करना है। इफ एंड ओनली इफ ए आई और ए जे एक दूसरे से रिलेटेड हो। अब आप समझिए, यहां पर अगर मान लो मैं इधर के साइड देखूं, मेरा जो A1 है अगर वो A1 से ही रिलेटेड है, अगर मेरा A1 से ही रिलेटेड है, तो इसका मतलब एरो कहां से कहां ड्रॉ होगा, एरो A1 से A1 ही ड्रॉ होगा। बात समझ में आ गई। तो अगर 1 से 1 रिलेटेड है तो एरो 1 से स्टार्ट होगा और 1 पे ही खत्म होगा। तो चलिए करते हैं। तो देखिए, अगर मैं एरो को 1 से ही स्टार्ट करूं और 1 पे ही फिनिश करूं, तो ये एरो कुछ इस तरह से आ जाएगा, जिसको हम कहते हैं लूप। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है लूप। जब एरो जिस नोड से स्टार्ट हुआ उसी नोड पर आके खत्म हो जाए तो उस एरो को कहा जाता है लूप, क्योंकि वो लूप बन जाएगा। चलिए, तो हमारा 1,1 हमने पूरा कर दिया। अब बात करते हैं 1,2, यानी कि अब आपका एरो 1 से 2 की तरफ जाएगा। कहां से कहां जाएगा, 1 से 2 की तरफ आपका एरो जाएगा कुछ इस तरीके से। ये देखिए 1 से 2, क्योंकि 1 और 2 क्या रिलेटेड है। उसके बाद आएगा 2 से 1, यानी कि 1 से 2 गए और 2 से वापस 1 भी आना है। तो 2 से वापस 1 आने का मतलब है कि आप इस तरह से रिटर्न आ जाएंगे। ये क्या हो गया, 1 से 2 चले गए और 2 से कहां गए 1, क्योंकि 2 भी 1 के साथ क्या रिलेटेड है। नेक्स्ट देखो 2,2, इसका मतलब आपका एरो 2 से ही स्टार्ट होकर 2 पे ही फिनिश हो जाएगा। तो 2,2 का मतलब है कि आपको एरो कुछ इस तरह से बनाना है। ये लीजिए, अगेन एक लूप बन गया। फिर 2,3, 2,3 का मतलब है आपको 2 से 3 की तरफ जाना है। ये लीजिए, ठीक। उसके बाद 2,4, यानी कि 2 और 4 भी एक दूसरे से रिलेटेड है। तो 2,4 का मतलब है आप 2 से सीधे 4 पर आएंगे, 2 से सीधे 4 पे आएंगे इस तरह से। तो ये हो गया 2,4। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 2,4 के बाद 3,4, 3,4 मतलब यहां से यहां आएंगे आप। ये नेक्स्ट देखिए क्या है, 3,4 के बाद 4,1, यानी कि 4 से आपको 1 जाना है। ये चलेगा। देखिए, अगर वहां 1,4 होता तो 1 से 4 की तरफ आते। ध्यान देना, आपका जो एरो है वो 3 से स्टार्ट होगा और 4 की तरफ जाएगा। पहले वाले एलिमेंट से स्टार्ट होगा और सेकंड एलिमेंट की तरफ जाएगा। और लास्ट है 4,4, इसका मतलब एरो 4 से ही स्टार्ट होगा और 4 पे ही क्या होगा, फिनिश होगा। तो ये कुछ इस तरह से आप बना देंगे। ये तो ये हो गया हमारा डायग्राम ऑफ द गिवन रिलेशन। दिस इज द डायग्राम ऑफ द गिवन रिलेशन, है ना। तो ये क्या हमारा, इट इज द डायग्राम, इट इज द डायग्राम ऑफ द गिवन रिलेशन। तो ये आपका डायग्राम हो गया गिवन रिलेशन के लिए। तो देखो कितना आसान है,
कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एरो ड्रॉ। सबसे पहले आपको जितने एलिमेंट है उतने सर्कल ड्रॉ करने हैं, फिर उन सर्कल के अंदर इन एलिमेंट्स को लिख देना है। उसके बाद आप रिलेशन पे जाएंगे, है ना, और पहले एलिमेंट से एरो को स्टार्ट करेंगे और दूसरे पे खत्म करेंगे। तो इसमें 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 से ही खत्म करेंगे, फिर 1 से स्टार्ट करेंगे 2 पे खत्म करेंगे, फिर 2 से स्टार्ट करेंगे 1 पे खत्म करेंगे, है ना। तो इसी तरीके से आप पूरे के पूरे एरो ड्रॉ कर देंगे और फाइनली जो आपको डायग्राम मिलेगा या फाइनली जो आपको ग्राफ मिलेगा उसी को हम कहते हैं डायग्राफ या डायरेक्टेड ग्राफ ऑफ रिलेशन। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो आपने देखा कितना आसान इसका सॉल्यूशन है ना, कितना आसान है इसका सॉल्यूशन। ठीक, तो देखिए जब आप एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो पहले आप उसमें क्या लिखेंगे, सेट लिखेंगे जो आपको गिवन है और रिलेशन लिखेंगे और उसके बाद आप डायग्राम बना देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, है ना। क्योंकि जब भी आप किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं तो उसमें आप गिवन जरूर लिखे। मैंने यहाँ पर गिवन नहीं लिखा, मुझे पहले यहाँ पर लिखना चाहिए था कि गिवन क्या है, सेट ए गिवन है और रिलेशन आर गिवन है। तो ये आप अपने आप लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब यहां पर फिर से रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव जो प्रॉपर्टी है वो फिर से यहां पर आ गई, क्योंकि एक्चुअल में ये हमारे प्रॉपर्टी का ही पार्ट है ना। जो हमारे रिलेशन की जो प्रॉपर्टीज है ये उसी का पार्ट है, इसलिए हमारे सिलेबस में भी है। चलिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, एक बात बताइए, क्या आप इस डायग्राम को देख के बता सकते हैं कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है? देखिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है रिफ्लेक्सिव? क्योंकि कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब होती है जब उस रिलेशन के अंदर सभी एलिमेंट के डबलेट प्रेजेंट हो। डबलेट प्रेजेंट होने का मतलब यानी कि सभी एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो। तो आप इसमें देख सकते हैं इसमें 1,1 है, 2,2 है, 4,4 है, लेकिन 3,3 नहीं है कहीं पर भी। अगर इसमें 3,3 भी होता तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होती। तो आपको अगर कोई डायग्राफ दिया हो तो आप डायग्राफ को देख के कैसे पहचानेंगे कि जो डायग्राफ आपको दिया है उसको देख के कैसे पहचानेंगे कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है? तो देखो बहुत आसान है। देखो आपके पास जितने भी नोड हैं सभी नोड पे लूप बनने चाहिए। देखिए इस पे लूप है, इस पर भी लूप है, इस पर भी लूप है, इस पर लूप नहीं है, इसका मतलब इसका डबलेट नहीं है, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो आप ग्राफ को देख के डायरेक्टली बता सकते हैं कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होगा, सभी नोड के ऊपर लूप बना होगा। ये हमारी पहचान होती है किसकी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। और देखिए यही चीज यहां पर लिखी है, ए रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव इफ देयर इज अ लूप एट एवरी वर्टेक्स ऑफ द डायरेक्टेड ग्राफ। अगर डायरेक्टेड ग्राफ के सभी वर्टेक्स के ऊपर लूप बन रहा है तो रिलेशन कैसी होगी, रिफ्लेक्सिव होगी। जैसे मैं यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको बना के दिखाता हूं। मान लीजिए मेरे पास 3 एलिमेंट है, मान लेते हैं हमारे पास कितने एलिमेंट है, 3। ए, इसमें ए ले लेता हूं, इसमें बी ले लेता हूं और इसमें सी ले लेता हूं। देखिए जरा ध्यान दीजिए, मेरे पास 3 एलिमेंट है, ए बी सी, है ना। और सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट है और मान लीजिए मेरे पास जो रिलेशन है उसका जब मैंने डायग्राफ बनाया तो वो डायग्राफ कुछ इस तरीके का बन गया, इस तरीके से। तो देखो ये जो डायग्राफ, अब ये डायग्राफ कंप्लीट हो गया है ना, ये जो डायग्राफ जिस रिलेशन का भी है वो रिलेशन 100% रिफ्लेक्सिव है। क्यों? क्योंकि इस डायग्राफ के सभी वर्टेक्स के ऊपर लूप बन रहा है। क्या बन रहा है, लूप बन रहा है। अब यहां पर ऐसा नहीं है कि कुछ स्टूडेंट सोचने लगे सर आपने ए और बी के बीच में एरो नहीं बनाया, बी और सी के बीच में नहीं बनाया, ए और सी के बीच में नहीं बनाया। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो रिलेशन होती है जिसके अंदर सभी एलिमेंट के डबलेट प्रेजेंट हो। हमारे पास 3 ही एलिमेंट है ए बी सी, तीनों एलिमेंट के डबलेट हैं। देखो ए कॉमा ए भी है, बी कॉमा बी भी है, सी कॉमा सी भी है। इसका मतलब रिफ्लेक्शन रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है। हाँ एक्स्ट्रा हो सकते हैं, एक्स्ट्रा हो सकते हैं। हो सकता है कि ए और बी के बीच में भी एरो है ना, हो सकता है बी और सी के बीच में एरो हो और सी से बी की तरफ जा रहा हो सकता है ए से सी की तरफ भी एरो जा रहा हो, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए कंपलसरी क्या, लूप कंपलसरी है। बात समझ में आ रही है ना, लूप कंपलसरी है। आगे चलते हैं, सिमेट्रिक को समझिए। मतलब देखिए इन्हीं 3 रिलेशन को हम अब ग्राफ के थ्रू समझ रहे हैं। अभी अगले वाले टॉपिक में इन्हीं तीनों रिलेशन को हम मैट्रिक्स के थ्रू भी समझेंगे। आगे बढ़ते हैं, कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक कब होगी, ग्राफिकली कैसे बताएंगे कि रिलेशन सिमेट्रिक है। देखिए ग्राफिकली कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक कब हो सकती है, जरा यहां पर ध्यान दें। क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है, बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये रिलेशन सिमेट्रिक होती तो जैसे यहां पर देखो इसमें 1 2 है तो 2 1 भी है, 1 2 है तो 2 1 भी है।
अब 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए ना, लेकिन नहीं है। तो ग्राफ से कैसे पता चलेगा? देखो, अगर 1 से 2 की तरफ एरो जा रहा है तो 2 से 1 की तरफ भी एरो आना चाहिए। अगर 2 से 3 की तरफ जा रहा है तो 3 से 2 की तरफ भी आना चाहिए। अगर 2 से 4 की तरफ जा रहा है तो 4 से 2 की तरफ वापस जाना चाहिए, है ना। 3 से 4 की तरफ जा रहा है तो 4 से 3 की तरफ वापस जाना चाहिए। 4 से 1 की तरफ जा रहा है तो 1 से भी 4 की तरफ वापस आना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, केवल एक ही जगह तो ऐसा है, बाकी तो नहीं। सभी जगह ऐसा होना चाहिए था, लेकिन सभी जगह पर ऐसा नहीं है, इसलिए ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि ग्राफिकली देखकर ही आप बता सकते हैं कि रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है। यानी कि अगर किसी रिलेशन का डायग्राफ आपको दे दिया जाए तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, या सिमेट्रिक है या नहीं है, बहुत ही आसान है ग्राफ को देख के बताना। रिलेशन सिमेट्रिक होगी कब? देखो यहां लिखा भी है, रिलेशन आर इज सिमेट्रिक इफ फॉर एवरी एज बिटवीन डिस्टिंक्ट वर्टिसेस इन इट्स डायग्राफ देयर इज एन एज इन अपोजिट डायरेक्शन। यानी कि अगर डायग्राफ के अंदर अगर एरो ए से बी की तरफ है तो बी से ए की तरफ भी एरो होना चाहिए, तभी वो रिलेशन क्या कहलाएगी? सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगी। यानी कि इसी एग्जांपल को अगर मैं दोबारा से बनाऊं, यहां पर देखिए, ये मेरे पास ए हो गया, यहां पर एक में मैं ए ले लेता हूं, एक में बी ले लेता हूं, एक में सी ले लेता हूं, ये ए, ये बी और ये सी। अब यहां पर जरा ध्यान से समझिए, अगर मान लीजिए कोई एरो ए से बी की तरफ जा रहा है ना, और बी से सी की तरफ भी कोई एरो जा रहा है, और यहां पर ए से सी की तरफ भी कोई एरो जा रहा है, या सी से ए की तरफ भी जा रहा है, तो अभी अगर आप देखेंगे तो रिलेशन क्या है? ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। लेकिन अब ए से बी की तरफ एरो जा रहा है, अगर बी से भी ए की तरफ वापस एरो आ जाए, या बी से सी की तरफ जा रहा है और सी से बी की तरफ वापस चला जाए, है ना, जैसे यहां पर ए से सी की तरफ जा रहा है और सी से ए पर वापस चला जाए, तो ये रिलेशन क्या बन जाएगी? सिमेट्रिक बन जाएगी। बात समझ में आ गई? क्योंकि यहां पर जितने भी एरो हैं, अगर ए से बी में है तो बी से ए में भी है, बी से सी में है तो सी से बी में भी है, ए से सी में है तो सी से ए में भी है, तो दिस रिलेशन इज नोन एज सिमेट्रिक रिलेशन। आगे समझते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन आप जानते हैं, रिफ्लेक्सिव बताना बहुत आसान होता है, सिमेट्रिक बताना बहुत आसान होता है। थोड़ी सी प्रॉब्लम जब आती है स्टूडेंट्स को या किसी को भी, तो वो ट्रांजिटिव में आती है ना। तो समझते हैं ट्रांजिटिव क्या है। लेकिन ट्रांजिटिव रिलेशन ग्राफिकली बताना आसान है। ग्राफिकली देखिए कैसे, और रिलेशन इज ट्रांजिटिव इफ देयर इज एन एज फ्रॉम वर्टेक्स ए टू वर्टेक्स बी एंड फ्रॉम वर्टेक्स बी टू वर्टेक्स सी। देखो इसी को मैं ले लेता हूं, मान लीजिए मेरे पास यहां पर ये 3 सर्कल मैं बना लेता हूं, यहां पर ये एक सर्कल, दूसरा सर्कल और ये थर्ड सर्कल। अब यहां पर जरा ध्यान देखिए, अब यहां पर मैं ले लेता हूं ए बी सी। तो अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिव रिलेशन, अब जरा यहां पर ध्यान से समझिए, अगर कोई एरो ए से बी की तरफ जा रहा है ना, और ए से पहले बी की तरफ गया और बी से कहां गया? सी की तरफ गया। ध्यान देना जरा, देखो एरो ए से बी की तरफ जा रहा है, बी से कहां जा रहा है? सी की तरफ जा रहा है, तो इस एरो को ए से सी की तरफ भी जाना पड़ेगा, तभी ये रिलेशन ट्रांजिटिव कहलाएगी। देखो वही लिखा है, अ रिलेशन इज ट्रांजिटिव इफ देयर इज एन एज फ्रॉम वर्टेक्स ए टू वर्टेक्स बी। देखो ये एज है, एज या एरो, एरो को ही हम एज बोलते हैं यहां पर, है ना। तो ए से बी में एक एज है और फिर बी से सी में एक एज है, तो देन देयर इज एन एज फ्रॉम वर्टेक्स ए टू वर्टेक्स सी, तभी ये रिलेशन क्या कहलाएगी? ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगी। तो ये था कि डायग्राफ की हेल्प से हम कैसे बता सकते हैं कि कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है ना। तो बहुत सिंपल है। और अगर आपको एग्जाम में डायग्राफ बनाने के लिए आ जाए, है ना, देखिए इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, या तो आपको रिलेशन दी गई होगी और आपसे डायग्राफ पूछ लेंगे, या फिर आपको डायग्राफ बना के दे देंगे और आपसे रिलेशन पूछ लेंगे। तो अगर आपको डायग्राफ दिया है और रिलेशन बतानी है तो एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, है ना। और आपको रिलेशन दी और डायग्राफ बनाना है तो सिर्फ डायग्राम ही तो बनाना है, बाकी कुछ करना ही नहीं है। बात समझ में आ गई? तो चलिए यहां पर अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, जरा ध्यान देना ना। सॉल्यूशन देखिए, तो यहां पर इस वाले पार्ट का, यहां पर 2 पार्ट है, दोनों के बीच में मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं, है ना। यहां पर 2 अलग अलग पार्ट है, दोनों का सॉल्यूशन हम कर लेते हैं। देखिए यहां पर मुझे ये जिस रिलेशन का ये डायग्राफ है, उस रिलेशन को यहां पर लिखना है। तो देखिए जरा, मैं यहां पर ध्यान से देखिए, लिख रहा हूं मैं, है ना, सॉल्यूशन। अब यहां पर मैं रिलेशन को लिखने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखेंगे। देखिए आर
रिलेशन इज अ सेट, है ना। तो आर इक्वल टू, अब यहां पर जरा स्टार्ट हो जाते हैं 1 से। कहां से स्टार्ट हो जाते हैं? 1 से। कितने नोड्स है इसमें? इसमें 5 नोड्स हैं। देखो पहला जो हमारा ऑर्डर पेयर बनेगा वो 1,2 का बनेगा, क्योंकि 1 से 2 की तरफ एरो जा रहा है, तो 1 2 से रिलेटेड है। तो 1,2 कॉमा, उसके बाद देखो 2 पे लूप बन रहा है, तो इसका मतलब 2,2 आएगा। फिर 2 से 3 की तरफ एरो जा रहा है, तो इसका मतलब 2,3 भी आएगा। फिर 3 पे लूप है, तो इसका मतलब 3,3 आएगा। उसके बाद 3 से 4 की तरफ लूप है, 3 से 4 की तरफ भी लूप है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, तो 3,4। उसके बाद देखो 4 पे लूप है, ठीक है, 4 पे क्या लूप है, तो 4,4 आएगा ना। ये लीजिए, आगे बढ़ते हैं। 4, अब देखिए 4,4 आ गया। उसके बाद 4 से 5 की तरफ भी एरो है, तो 4,5 भी आएगा। और 5 पे लूप बन रहा है, तो इसका मतलब 5,5 भी आएगा। और उसके बाद अब यहां पर देखो जरा ध्यान से, यहां एरो जो एज है वो 5 से 1 नहीं है, 1 से 5 है, इसका मतलब 1,5 भी आएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया इसका, ठीक है ना। ये क्या हो गया? आंसर। अगर आप इसको देखें, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? तो आप डायग्राम को देख के बता सकते हैं कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है ना। मान लो इसमें आपको ऐड कर दें कि भाई बताओ ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो ये रिलेशन कुछ भी नहीं है ना। तो ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है? क्योंकि देखो यहां पर लूप है, यहां पर लूप है, यहां पर लूप है, लेकिन यहां लूप नहीं है। अगर यहां भी लूप होता तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाती। सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक तो इसलिए नहीं है, देखो 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, 2 3 है लेकिन 3 2 नहीं है, 3 4 है लेकिन 4 3 नहीं है, 4 5 है लेकिन 5 4 नहीं है। तो यहां से आपको सिमेट्रिक भी पता चल जाएगा कि नहीं है। और ट्रांजिटिव तो बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें 1 2 है, 2 3 है, लेकिन 1 3 तो है ही नहीं, यानी कि 1 से 3 की तरफ एरो नहीं जा रहा, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। इसको देखते हैं, देखिए इसको देखें ध्यान से, इसका सॉल्यूशन ध्यान दीजिए। देखिए यहां पर क्या आएगा, आर इज इक्वल, यहां पर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ए से। देखो ए पर लूप बन रहा है, तो इसका मतलब ए कॉमा ए आएगा। फिर ए से सी की तरफ जा रहे हैं, तो ए कॉमा सी भी आएगा, है ना। उसके बाद सी पे लूप है, तो सी कॉमा सी भी आएगा। उसके बाद आप देखो सी से बी की तरफ जा रहे हैं, तो सी कॉमा बी भी आएगा। उसके बाद देखो बी से सी पे वापस भी आ रहे हैं, तो बी कॉमा सी भी आएगा। उसके बाद देखो बी पर लूप है, तो इसका मतलब बी कॉमा बी भी आएगा, है ना। और क्या है? और कोई तो नहीं छूट गया? ऊपर ऊपर पूरे हो गए, ठीक है। नीचे आते हैं, देखो सी से डी जा रहे हैं, सी से डी जा रहे हैं, और डी से वापस सी भी जा रहे हैं, और डी पर लूप भी है, तो इसका मतलब डी कॉमा डी भी। तो ये आ गया हमारे पास, है ना। तो अब आप यहां पर देख सकते हैं, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव है क्या? देखो यहां पर भी लूप है, यहां भी लूप है, यहां भी लूप है, यहां भी लूप है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। आप देख सकते हैं इसमें ए कॉमा ए भी है, और इसमें बी कॉमा बी भी है, सी कॉमा सी भी है, और डी कॉमा डी भी है ना। तो दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो डायग्राफ को देख के रिलेशन कैसे लिखनी है ये आपको समझ में आ गया होगा। रिलेशन को देख करके डायग्राफ कैसे बनाना है ये भी आपको समझ में आ चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। तो ये था हमारा डायग्राफ। तो किसी भी रिलेशन का डायग्राफ आपको बनाना आ गया होगा, और अगर डायग्राफ दे रखा है तो रिलेशन भी आपको लिखनी आ गई होगी। अब हमारा आज का जो सेकंड टॉपिक है वो है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। ये भी बहुत सिंपल टॉपिक है ना। जैसे डायग्राफ वाला है वैसे ही ये भी है, थोड़ा सा मैट्रिक्स से रिलेटेड है, और मैट्रिक्स तो आपको मालूम ही है क्या है ना। तो चलिए पढ़ते हैं इसको भी। देखो मान लेते हैं यहाँ हमारे पास दो सेट है, एक सेट ए है जिसके अंदर कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5 अप टू एम। तो हमने मान लिया कि एक सेट हमारे पास ए है जिसके अंदर कितने एलिमेंट है, एम एलिमेंट है। ध्यान दीजिएगा एक चीज पर, सेट ए के अंदर एम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। उसके बाद हमने लिया दूसरा सेट जिसके अंदर कितने एलिमेंट है, एन, है ना। इसके अंदर कितने एलिमेंट है, एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। और ये दोनों ही सेट कैसे हैं, फाइनाइट सेट हैं containing m and n elements respectively. Let R be a relation. अब हमने क्या किया, यहां पर एक रिलेशन हमारे पास R जो कि सेट A से सेट B में डिफाइन है। मैंने आपको बताया था जो रिलेशन होती है वो आप एक सेट में भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर रिलेशन एक ही सेट में डिफाइन है तो A से A होगी, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर रिलेशन दो सेट में डिफाइन है तो वो इस तरह से डिफाइन होगी, फ्रॉम सेट A टू सेट B।
या फ्रॉम सेट बी टू सेट ए भी हो सकता है। क्लियर है? चलिए, तो यहां पर जो रिलेशन है वो सेट ए से सेट बी में डिफाइन है। आर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई एम एन मैट्रिक्स। तो देखो, अगर आपके पास सेट ए है जिसमें एम एलिमेंट्स है और अगर सेट बी है जिसके अंदर एन एलिमेंट्स है, तो यहां से जो रिलेशन आएगी उस रिलेशन को आप मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो m बाई n का होगा, यानी कि उसमें m नंबर ऑफ रो होंगी, n नंबर ऑफ कॉलम होंगे। तो देखो यहां से एक बात तो क्लियर हो गई कि ए सेट में जितने एलिमेंट होंगे उतनी नंबर ऑफ रो बनेंगी और बी सेट में जितने एलिमेंट होंगे उतने नंबर ऑफ कॉलम बनेंगे। अगर मान लो ये रिलेशन ए से ए में ही डिफाइन हो तो इसका मतलब रो भी m होंगी और कॉलम भी m होंगे, तो मैट्रिक्स बन जाएगी m बाई m की, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगी। तो यानी कि दो टाइप की मैट्रिक्स यहां पर बनेंगी, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर, वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर, जो मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट आएंगे जिनको हम एम आई जे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जब आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा तो वहां पर अंदर के एलिमेंट्स को हम ए आई जे से रिप्रेजेंट करते थे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा आप ए आई जे लिखो या एम आई जे लिखो, है ना। तो यहां पर मैट्रिक्स के अंदर के एलिमेंट्स को हम एम आई जे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आई क्या है, रो को रिप्रेजेंट करेगा और जे किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉलम को। लेकिन यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, देखिए एक्चुअल में हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। क्या पढ़ रहे हैं, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, है ना। यहां पर जरा ध्यान दीजिए, यहां पर मैट्रिक्स के अंदर हम केवल दो ही एलिमेंट का यूज करेंगे, 1 का और 0 का, इसके अलावा कोई और एलिमेंट मैट्रिक्स के अंदर नहीं आना चाहिए। अब 1 कब आएगा और 0 कब आएगा जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगर अगर आपका एलिमेंट, मान लीजिए आपके पास एक पेयर है 1,2, आपके पास एक पेयर है 1,2, तो इसका मतलब 1 जो है वो 2 से रिलेटेड है। 1 क्या है, 2 से रिलेटेड है। अगर 1 2 से रिलेटेड है तो 1 आएगा, और अगर यानी कि अगर 1 2 से रिलेटेड है तो यहां पर 1 आएगा, और अगर 1 2 से रिलेटेड नहीं है, ध्यान देना, अगर 1 2 से रिलेटेड नहीं है तो 0 आएगा। तो यही चीज यहां पर लिखी है। 1 कब आएगा, अगर ए आई बी जे से रिलेटेड होगा, यानी कि जो दो एलिमेंट आप देख रहे हैं अगर वो दोनों रिलेटेड हैं तो 1 आएगा, और रिलेटेड नहीं है तो 0 आएगा। यानी कि अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो उसके ऑर्डर्ड पेयर के लिए 1 आएगा, और अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा है तो उस पेयर के लिए 0 आएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है, बाकी हम क्वेश्चन करेंगे सब समझ में आ जाएगा। और ये जो मैट्रिक्स आपकी यहां से आपको मिलेगी, इस मैट्रिक्स को ही हम बोलते हैं द मैट्रिक्स एम आर इज कॉल्ड मैट्रिक्स ऑफ रिलेशन, है ना। तो यही हमारी क्या है, मैट्रिक्स ऑफ रिलेशन है। चलिए इसको बनाना सीखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास आ गया, लेट आर बी द रिलेशन फ्रॉम सेट ए ऑन इटसेल्फ, यानी कि सेट ए से सेट ए, जो रिलेशन है आपकी वो ए सेट से लेकर ए सेट में ही डिफाइन है। इसका मतलब जितने नंबर ऑफ रो होंगे उतने नंबर ऑफ कॉलम होंगे, क्योंकि यहां पर तो ए भी ए ही है और बी की जगह भी ए ही है ना। तो स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी, और मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, इसका मतलब m की वैल्यू 3 है, तो 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी, है ना। और रिलेशन यहां पर हमें दे रखी है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको एक मैट्रिक्स बनानी है। चलिए देखिए, तो इतना तो हमें समझ में आ गया यहां पर, इतना तो हमें समझ में आ गया यहां पर कि हमें जो सेट दे रखा है, पहले मैं गिवन लिख लेता हूं, गिवन क्या है आपको यहां पर, गिवन है एक सेट ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 3, 4। उसके बाद आपको रिलेशन गिवन है आर जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर है 1, 1, 1, 3, 3, 1 और 3, 3 एंड 4, 4। ये आपके पास रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर है 1, 1, 1, 3, 3, 1, 3, 3, 4, 4। अब यहां पर मुझे क्या करना है, नाउ फाइंड द रिलेशन मैट्रिक्स एम आर। अब यहां पर मैं एम आर को कैलकुलेट करने जा रहा हूं, एम आर इज इक्वल टू, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्योंकि सेट के अंदर 3 ही एलिमेंट है ए के अंदर और हमें ए से ए में डिफाइन करना है, इसका मतलब नंबर ऑफ रो भी 3 होंगी और नंबर ऑफ कॉलम भी 3 होंगे, तो स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी। तो मैं यहां पर 3/3 की एक क्या बनाऊंगा, स्क्वायर मैट्रिक्स बनाऊंगा। जरा ध्यान से देखें, एक 3/3 की क्या बनाएंगे हम, स्क्वायर मैट्रिक्स। इस तरह से एक 3/3 की स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी। अब यहां पर जरा ध्यान देना, पहले आपको करना क्या है, देखो सबसे पहले आप एक काम करिए, जो एलिमेंट है आपके 1, 3, 4 इनको आप लिख लेंगे। देखिए यहां पर भी लिखेंगे मैट्रिक्स के बाहर 1, 3,
4। देखिए 1 के आगे फर्स्ट रो आएगी, 3 के आगे सेकंड रो आएगी और 4 के आगे थर्ड रो आएगी। इनको यहां पर भी लिखना है 1 3 एंड 4। ये मैट्रिक्स के अंदर नहीं लिखे मैंने 1 3 4, ध्यान देना, ये मैट्रिक्स के बाहर हैं। इनको मैट्रिक्स के अंदर नहीं लिखना है, मैट्रिक्स के कहां लिखना है, बाहर लिखना है। मैट्रिक्स के अंदर तो केवल या तो 1 आएगा या 0 आएगा, इसके अलावा कुछ और नहीं आएगा। ये तो मैट्रिक्स के बाहर था। अब जरा आगे चलते हैं। देखिए सबसे पहले आप मुझे एक बात बताओ, देखो ये आपको एक तरह से आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि यहाँ 1 है, ये 1 फर्स्ट रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 सेकंड रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 थर्ड रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर 1 फर्स्ट कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेकंड कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये थर्ड कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहां पर जो एलिमेंट आएगा जरा ध्यान देना, क्योंकि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का, इसका मतलब यहां पर जो पोजीशन होगी वो 1,1 की होगी। इसकी पोजीशन होगी 1,1 की, ध्यान दीजिए। देखो इसका मतलब ये हुआ कि 1 1 क्या, अब आपको देखना क्या है, जरा ध्यान से समझिए। अब आपको ये देखना है यहां पर जो हमारा बन रहा है वो 1,1 बन रहा है ना। देखो मैं इस जगह पर जो भी लिखूंगा, इस जगह पर उसकी पोजीशन क्या होगी 1,1, क्योंकि इधर रो होती है इधर कॉलम होता है, तो 1,1 होगी। अब जरा ध्यान देना, क्या 1,1 ऑर्डर पेयर इस रिलेशन के अंदर आ रहा है? हाँ आ रहा है। तो अगर 1,1 ऑर्डर पेयर इस रिलेशन के अंदर आ रहा है तो इसका मतलब यहां पर 1 आएगा, क्योंकि 1 क्या है, 1 से रिलेटेड है। मतलब आप इसको इस तरह से समझेंगे कि 1 जो है वो 1 के साथ क्या है, रिलेटेड है। अब यहां पर देखो इस पोजीशन पर 1 3 आएगा, 1 इधर से और 3 इधर से, तो 1,3 बना। क्या 1 3 के साथ रिलेटेड है? देखो 1 3 भी ऑर्डर पेयर इसके अंदर है। देखिए 1 3 के साथ भी क्या है, रिलेटेड है। इसका मतलब यहां पर भी 1 आएगा। फिर है 1,4, क्या 1,4 क्या 1 4 से रिलेटेड है? नहीं रिलेटेड है। देखो इसके अंदर 1,4 नहीं है, इसका मतलब इस पोजीशन पर आएगा 0। अब तो समझ में आ गया होगा कहां 0 आना है कहां 1 आना है। ठीक है आगे बढ़ते हैं, यहां पर आ जाए। देखो इस रो में चलते हैं, यहां पर जब आप इस पोजीशन पर पहुंचेंगे तो यहां पर आप देखेंगे ये 3 और ये 1, यानी कि 3,1। क्या 3 1 से रिलेटेड है, तो इसका मतलब 3 1 से रिलेटेड है, तो यहां पर 1 आएगा। यहां पर चलते हैं, यहां पर जब आप चलोगे तो इधर से भी 3 और इधर से भी 3, 3,3, क्या 3 से 3 रिलेटेड है, तो यहां पर भी 1 आएगा। जब आप यहां पर जाओगे तो इधर से 3 इधर से 4, 3,4 कहीं नहीं है, 3,4 यानी कि 3 4 से रिलेटेड नहीं है, इसका मतलब 0। 4,1 देखो यहां पर 4 और यहां 1, 4,1 क्या 4,1 है? नहीं है, इसका मतलब 4 1 से रिलेटेड नहीं है, 0 आएगा। इस पोजीशन पर बनेगा 4 3, क्या 4,3 है? नहीं है, तो इसका मतलब ये भी 0 आएगा। इस पोजीशन पे बनेगा 4,4, तो 4,4 तो है, 4 4 से रिलेटेड है, इसका मतलब यहां पर आएगा 1। और यही हमारी क्या होगी, रिलेशन मैट्रिक्स होगी। देखिए रिलेशन के अंदर जितने ऑर्डर पेयर होंगे उतने ही इसके अंदर 1 आएंगे। 1 2 3 4 5, 5 ऑर्डर पेयर है, 5 ही बार 1 होगा, 1 2 3 4 5। तो मेरे ख्याल से आपको जो आपके पास आपको कैलकुलेट करना था रिलेशन मैट्रिक्स, वो हमारी रिलेशन मैट्रिक्स आ चुकी है, और यही हमारा क्या है, यहाँ का फाइनल आंसर भी है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी रिलेशन की मैट्रिक्स को बनाना कितना आसान है। इसके अंदर केवल आप 1 और 0 का ही यूज करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि इन पोजीशन पर जब हम देखिए आगे चल के मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हम करेंगे, तो जब मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो कई बार क्या होता है 1 नहीं आएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, लेकिन आपको लिखना 1 ही है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए यहां पर क्या आपके पास एक सेट दे रखा है, जिसके अंदर एबीसीडी एलिमेंट है, एबीसीडी एलिमेंट है, और ये आपके पास एक रिलेशन मैट्रिक्स है। आपको इसमें से रिलेशन फाइंड करना है, बहुत ही आसान है। क्या फाइंड करना है? रिलेशन। देखिए जरा कैसे फाइंड करेंगे रिलेशन को, तो इसका सॉल्यूशन देखिए क्या होगा। देखो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपको सेट गिवन है मैं उसको लिख लेता हूं। मुझे यहां पर सेट गिवन है ए, इसके अंदर एलिमेंट है ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, है ना। और उसके बाद मेरे पास रिलेशन मैट्रिक्स गिवन है, इस रिलेशन मैट्रिक्स को मैं यहां पर लिखूंगा एम आर। इसका जो ऑर्डर है वो 4x4 है, क्योंकि यहाँ पर 4 आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 एलिमेंट्स हैं, तो ऑर्डर भी 4x4 का ही बनेगा।
तो इस मैट्रिक्स को मैं लिख लेता हूं, 4x4 की जो मैट्रिक्स है हमें दे रखी है, ये लीजिए, है ना। यहां पर आ रहा है 1 0 0, फिर 1 0 0 0 0 1 1 1 और 0 1 1 0। अच्छा, यहां पर एक चीज और अगर आप ध्यान से समझेंगे तो यहां से भी हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव मैट्रिक्स यहां पर भी बता सकते हैं। देखो जैसे हमारे पास ये आया, इस मैट्रिक्स में अगर आप देखें तो तीनों डायगोनल एलिमेंट्स 1 है। तो एक चीज याद रखना, अगर किसी भी रिलेशन की मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स 1 आ रहे हैं तो इसका मतलब वो मैट्रिक्स 100% रिफ्लेक्सिव होगी। क्या होगी? रिफ्लेक्सिव। क्या ये सिमेट्रिक है? तो ये सिमेट्रिक भी है। देखो सिमेट्रिक आप चेक कर सकते हैं, देखो 1 3 है, 3 1 भी है, 3 1 है तो 1 3 है, और आप जानते हैं 1 1 3 3 और 4 4 को चेक करने की जरूरत नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी है। तो देखो कोई भी मैट्रिक्स रिफ्लेक्सिव कब होती है? जब उसकी जो मैट्रिक्स हम बनाते हैं, रिलेशन की जब मैट्रिक्स हम बनाते हैं, तो अगर उस मैट्रिक्स में सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 आ जाएं तो इसका मतलब मैट्रिक्स क्या है? रिफ्लेक्सिव है। अगर इनमें से एक भी 0 हो जाता तो मैट्रिक्स रिफ्लेक्सिव नहीं होती। दूसरी बात, सिमेट्रिक कब होगी? देखिए सिमेट्रिक तब होगी, आप लोगों ने मैट्रिक्स में भी पढ़ा था, है ना, कि हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? ट्रांसपोज, है ना। या आप चलो दूसरे तरीके से समझिए, देखिए कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक, कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक कब होगी? जब वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। यानी कि सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? देखो ये डायगोनल एलिमेंट को छोड़ दो, ये जो इसकी पोजीशन क्या है? इसकी पोजीशन है 1 2 और इसकी पोजीशन है 2 1, तो 1 2 पोजीशन और 2 1 पोजीशन पे 1 1 होना, मतलब सेम एलिमेंट होना चाहिए। देखो 1 2 पे 1 है तो 2 1 पे, अब ये इसके अकॉर्डिंग नहीं देख रहे हम मैथ में जो हम मैट्रिक्स पढ़ते थे उसके अकॉर्डिंग सोच रहे हैं। देखो मतलब कहने का ये है, इस पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा वही इस पोजीशन पे भी होना चाहिए, जो इस पोजीशन पर है वही इस पोजीशन पे होना चाहिए, और जो इस पोजीशन पे है वही इस पोजीशन पे होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ 0 तो यहाँ भी 0, यहाँ 0 तो यहाँ भी 0, और यहाँ 1 तो यहाँ भी 1। इसका मतलब ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी है, ये मैट्रिक्स रिफ्लेक्सिव भी है। ट्रांजिटिव क्या है? अब ट्रांजिटिव, क्योंकि आप जानते हैं ट्रांजिटिव को इतना आसानी से नहीं बताया जा सकता, ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होगी वो मैं आगे चल के बताऊंगा। तो आप किसी भी मैट्रिक्स को, केवल मैट्रिक्स को देख करके ये बता सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स बनी है ये रिफ्लेक्सिव की है या सिमेट्रिक की है। बोलो बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। हाँ तो इसमें देखो, अब देखो ये मैट्रिक्स को देख के आप बता सकते हैं ये ना तो रिफ्लेक्सिव है और ना ही ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। ट्रांजिटिव की बात तो बाद में करेंगे अभी। चलिए, तो हमें यहां पर क्या बताना था? हमें यहां पर रिलेशन को फाइंड आउट करना था। अब देखो इससे पहले मैं एक काम और कर लेता हूं, ये मैट्रिक्स तो मैंने बना ली, अब यहां पर जो सेट के एलिमेंट है ABCD इनको लिख लेते हैं। ए, सेकंड फर्स्ट रो के सामने ए, यहां पर बी, यहां पर सी, यहां पर डी, यहां ए आएगा, यहां बी आएगा, यहां सी आएगा और यहां पर डी आएगा। अब रिलेशन लिखना आसान हो जाएगा। देखिए अब मैं यहां पर रिलेशन लिखने जा रहा हूं, जरा ध्यान देना। देखो अब मुझे यहां पर लिखना है आर, यही मेरा आंसर होगा। देखो क्या है, अब ध्यान से देखना है यहां पर। देखिए इस पोजीशन पर 1 है, इसका मतलब 1 इसलिए आया होगा ना कि ए के साथ क्या होगा? रिलेटेड होगा, तभी तो ये 1 आया है। तो इसका मतलब ए कॉमा ए क्या है? रिलेटेड है, मतलब ए से क्या है? रिलेटेड है। अब देखो यहां पर भी 1 है, इसका मतलब ए क्या है? बी के साथ रिलेटेड है, तो इसका मतलब ए कॉमा बी भी आएगा। आगे चलो, देखो यहाँ 0 है, इसका मतलब ए सी से रिलेटेड नहीं है, ए डी से रिलेटेड भी नहीं है। अच्छा यहां पर आ जाओ, बी 0 से रिलेटेड नहीं है, बी बी से रिलेटेड भी नहीं है, लेकिन बी सी से रिलेटेड है। तो बी क्या है? सी से रिलेटेड है। आगे चलो, देखो यहां पर 1 है, इसका मतलब बी किसके साथ रिलेटेड है? डी के साथ रिलेटेड। तो अगला एलिमेंट आ जाएगा बी कॉमा डी। आगे बढ़ते हैं, अब इधर आ जाओ, देखो सी ए के साथ रिलेटेड नहीं है, सी बी के साथ रिलेटेड नहीं है, लेकिन सी सी के साथ रिलेटेड है। सी जो है वो सी के साथ क्या है? रिलेटेड है। उसके आगे चलते हैं, देखो सी डी के साथ भी रिलेटेड है, तो सी कॉमा डी भी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इधर आ जाओ, देखो डी ए के साथ रिलेटेड है, डी ए के साथ क्या है? रिलेटेड है, और जो डी है वो सी के साथ भी रिलेटेड है, तो डी जो है वो आपका सी के साथ भी क्या है? रिलेटेड है। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर।
तो यही तो करना था हमें, रिलेशन निकालनी थी। आप रिलेशन को देख के भी चेक कर सकते हैं। देखो ये रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव है, कहाँ है रिफ्लेक्सिव, इसमें ए है, बी है ही नहीं इसमें, है ना, बी कॉमा बी नहीं है इसमें, सी कॉमा सी है इसमें, लेकिन डी कॉमा डी नहीं है इसमें, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। देखो इसमें ए भी है लेकिन बी ए कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर सेट ए दे रखा है और आर बी द रिलेशन ऑन सेट ए हुज मैट्रिक्स, यानी कि सेट ए दे रखा है और इस सेट पे जो रिलेशन बनेगी उस रिलेशन की मैट्रिक्स आपको दे रखी है। आपसे कहा गया है कि शो करिए कि ये मैट्रिक्स क्या है, ट्रांजिटिव है। अब किसी भी मैट्रिक्स को ट्रांजिटिव आपको शो करना है, इसके लिए अब इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं। देखिए कितने तरीके से कर सकते हैं, दो तरीके से। अब वो दो तरीके क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए सबसे पहले इसका सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन ध्यान दीजिए, देखिए यहां पर एक तो हमें सेट ए गिवन है, इसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, है ना। उसके बाद हमें यहां पर एम आर गिवन है, तो एम आर को मैं लिख लेता हूं, जरा ध्यान दीजिए। एम आर इज इक्वल टू, एम आर 4x4 की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो एम आर जो है हमारे पास वो 4x4 की मैट्रिक्स है। तो यहां पर फर्स्ट रो में सभी 1 है, 1 1 1 1, सेकेंड रो में सब 0 है, 0 0 0 0, थर्ड रो में फिर से 1 है, सब 1 1 1 1, और यहां पर 0 1 0 0। ये तो मेरे पास मैट्रिक्स, बोलो बात समझ में आ गई, ये क्या है, रिलेशन मैट्रिक्स। तो यहां पर अगर आप देखा जाए 1 2 3 4, यानी कि यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा, 1 2 3। तो इसको देख के आप रिलेशन को लिख सकते हैं। देखिए मैं इसको देख के रिलेशन को लिख लेता हूं। अब यहां से इसको, चलिए इसको मैं बता देता हूं, यहां से आगे करने के इसको दो मेथड है। यहां से आगे करने के इसको कितने मेथड है, दो मेथड है। पहला मेथड है ना, देखिए फर्स्ट मेथड, ध्यान दीजिए फर्स्ट मेथड तो ये है कि आप यहां से रिलेशन लिखिए। क्या लिखिए, रिलेशन। ये फर्स्ट मेथड में आपको केवल थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं कैसे करना है, बाकी आप अपने आप करेंगे क्योंकि हम ऐसे क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। देखिए आप यहां से रिलेशन लिखिए, तो रिलेशन को आप देखेंगे यहां पर 1 आ रहा है, इसका मतलब 1 1 के साथ रिलेटेड है, 1 1 के साथ रिलेटेड है। देखो यहां पर 1 आ रहा है, इसका मतलब 1 2 के साथ रिलेटेड है, 1 3 के साथ भी रिलेटेड है, और 1 4 के साथ भी रिलेटेड है। उसके बाद देखो 2 किसी के साथ भी रिलेटेड नहीं है, ना 1 के, ना 2 के, ना 3 के, ना 4 के, खत्म। 3 को देखो, 3 1 के साथ भी रिलेटेड है, 3 2 के साथ भी रिलेटेड है, 3 3 के साथ भी रिलेटेड है, 3 4 के साथ भी रिलेटेड है। उसके बाद 4 केवल 2 के साथ रिलेटेड है, तो यहां पर 4 2 के साथ रिलेटेड है, और ये हमारी रिलेशन हो गई। अब आगे देखो जरा, आपको ये प्रूव करना है कि ये रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव है ना, क्या है, ट्रांजिटिव है। तो देखो आसानी से कर सकते हैं। देखो आपको मालूम है ट्रांजिटिव रिलेशन जब हम प्रूव करते हैं तो उसमें डबलेट को प्रूव करने, देखने चेक करने की जरूरत नहीं है। यहां से शुरू करेंगे, 1 1 को चेक करने की जरूरत नहीं है आपको, है ना, 3 3 को चेक करने की जरूरत आपको नहीं है। देखो ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है, ट्रांजिटिव का मतलब होता है अगर ए बी है और बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए, यही तो होती है ट्रांजिटिव की कंडीशन। 1 2 है तो 2 से कोई और स्टार्ट हो रहा है क्या, 2 से कोई स्टार्ट ही नहीं हो रहा। देखो एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए, अगर ए बी है और बी सी है तभी हम ए सी को चेक करेंगे। अगर किसी रिलेशन में ए बी है और बी सी है ही नहीं तो हम उसमें ए सी चेक करेंगे ही नहीं, है ना, वो रिलेशन क्या होगी, ट्रांजिटिव होगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं 1 2 है लेकिन 2 से कोई और स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब इससे हमें कोई प्रॉब्लम, देखिए 1 1 से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 2 से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 3, देखो 1 3 है लेकिन 3 1 भी है, तो देखो 1 3 है और 3 1 भी है, तो यहां पर आप देख सकते हैं 1 1 होना चाहिए और 1 1 है, इसका मतलब यहां से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा 1 3 है, 3 2 भी है, तो 1 2 होना चाहिए, क्या 1 2 है 1 2 भी। अच्छा 1 3 है और 3 3 है, तो 1 3 भी होना चाहिए, वो भी है। तो हमने देखो इसके साथ सारे पेयर चेक कर लिए, इसका मतलब इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 4 है, देखो 1 4 है, 4 से कोई स्टार्ट हो रहा है, हाँ 4 2,
तो 4 2 भी है, तो इसका मतलब 1,2 भी होना चाहिए, तो 1,2 तो है, इसका मतलब हमें इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3,1 है, देखो 3,1, तो यहाँ पर आप देखो 3,1 है तो 1,1 भी है, तो इसका मतलब 3,1 होना चाहिए, है 3,1 है, 1,2 है, इसका मतलब 3,2 होना चाहिए, 3,2 भी है, इसका मतलब इससे भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3,2, अब 2 से कौन स्टार्ट हो रहा है, देखो 3,2 और 2 से कोई स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3,3, 3,3 है, 3 से कौन कौन स्टार्ट हो रहा है जरा देखो, 3,3 है तो 3,1 भी है, तो 3,1 भी होना चाहिए, है 3,3 है, 3,4 है तो 3,4 भी होना चाहिए, वो भी है, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, और डबलेट से वैसे भी हमें कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। 3,4 और 4,2, तो इसका मतलब 3,2 होना चाहिए, 3,2 है, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4,2, अब देखो 4,2 लेकिन 2 से कोई और स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब इससे भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब हमें किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। अब इसको लिखेंगे कैसे, अब इसको लिखने का तरीका तो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, जो हमने टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ा था, इक्विवेलेंस रिलेशन जब हम पढ़ रहे थे, तो इक्विवेलेंस रिलेशन में हमने प्रूव करने का तरीका सीखा था। बस तरीका कुछ नहीं है, आपको क्या, आपको लिखना है, इस तरह से लिखना है कि देखो 1,2 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है ना, और 1,2 रिलेशन, देखिए 1,2 क्या है, रिलेशन को बिलोंग कर रहा है ना। दूसरी चीज 2,1 है ही नहीं, तो एसी चेक करेंगे नहीं, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1,3 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है ना, एंड 3,1 ये भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो आप लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट 1,1 भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, और वो कर रहा है, बात खत्म हो जाती है, तो 1,1 बिलोंग्स टू आर। तो इस तरीके से आप सभी पेयर के बारे में लिखेंगे तो आपका ये प्रूफ हो जाएगा। लेकिन ये जो मेथड है ना, जो मैं आपको बता रहा हूं, ये भी मेथड ठीक है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हमें पढ़ना है दूसरा मेथड, और दूसरा मेथड क्या कहता है जरा ध्यान दीजिए। तो फर्स्ट मेथड आप अपने आप कर लेंगे इसके आगे, है ना, तो ट्राई योर सेल्फ, इसको आप अपने आप ट्राई करें। अब मैं यहां पर सेकंड मेथड बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान देना। सेकंड मेथड, देखिए सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड मतलब हम मैट्रिक्स के मेथड से ही करेंगे। देखिए सेकंड मेथड ये कहता है, अब जरा यहां पर ध्यान देना कि अगर सेकंड मेथड कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव कब होगी, तो आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव इफ, देखिए आर ट्रांजिटिव कब होगा, इफ एम आर स्क्वायर प्लस एम आर इज इक्वल टू एम आर के इक्वल आ जाए। ये कंडीशन बस आपको याद रखनी होगी अगर आप इस मेथड से करना चाहते हैं। तो कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव होगी अगर एम आर का स्क्वायर में एम आर को ऐड कर दें और वो एम आर के बराबर ही आ जाए, तो रिलेशन ट्रांजिटिव कहलाएगी। एम आर का मतलब क्या है, एम आर का मतलब है ये जो मैट्रिक्स है आपके पास एम आर, इसको आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए जल्दी से करते हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, है ना। तो मैं पहले यहां पर एम आर को लिख लेता हूं। पहले मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर एम आर को एम आर स्क्वायर को कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे कैलकुलेट होगा, दोनों मैट्रिक्स को हम 2 बार लिख लेंगे। देखिए जरा, एलिमेंट बहुत आसान है, 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0। देखिए ये एक बार देख लेते हैं, यही है ना, 0 1 0 0, ठीक है। इसको दोबारा लिखेंगे क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 1 1 1 1 0 0 0 0, है ना, 1 1 1 1 0 1 0 0। चलिए अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं मैं, जरा ध्यान से देखें। देखिए क्या आ जाएगा दोनों को मल्टीप्लाई करके, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है वैसा ही है जैसा आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। देखो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करेंगे, फिर फर्स्ट रो को फोर्थ कॉलम से करेंगे, और हर बार आपको एक एलिमेंट मिलेगा फर्स्ट रो का। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए यहां पर 1 का मल्टीप्लाई 1 में करूंगा 1 आएगा, प्लस 1 का मल्टीप्लाई 0 में करूंगा, देखिए 1 प्लस 1 का मल्टीप्लाई 0 में करूंगा 0 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करूंगा 1 आएगा, फिर 1 का मल्टीप्लाई 0 में करूंगा 0 आएगा, कितना आ गया 2। तो क्या मैं यहां पर 2 लिखूंगा, नहीं लिखूंगा, यहां पर मैं 2 नहीं लिखूंगा, क्यों, क्योंकि ये 2 आ रहा है। देखिए अगर कहीं पर भी
2 आ रहा है या 4 आ रहा है या 5 आ रहा है या -2 आ रहा है, -4 आ रहा है, आप वहां पर 1 ही लिखेंगे। यही इंपॉर्टेंट बात थी यहां पर। 2 नहीं लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे? 1, क्योंकि आपको दो ही एलिमेंट का यूज करना है, 1 का और 0 का। जहां पर 0 आएगा वहां आप 0 लिखेंगे, और जहां पर 0 नहीं आएगा वहां पर आप 1 लिखेंगे। तो यहां पर आप लिखेंगे 1। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इस रो की एलिमेंट इस कॉलम से करेंगे, तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1। तो एक्चुअल में तो 3 आएगा। कितना आएगा? 3, लेकिन लिखेंगे आप 1। तो बस आपको इतना ध्यान देना है। आप ये देख लो कि 0 कहाँ आ रहा है, जहां 0 आ रहा है वहां 0 लिख दो, बाकी सब जगह 1 लिख दो, बस बात खत्म। तो मल्टीप्लीकेशन कितना आसान हो गया यहाँ पर। चलिए, अब इस रो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधी सी बात है 1 आएगा, 0 नहीं आएगा। इस रो को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 1 ही आएगा। अब सेकंड रो को करेंगे फर्स्ट कॉलम से। देखिए सेकंड रो में सारे 0 है, तो 0 को मल्टीप्लाई किसी से भी करोगे 0 ही आएगा। इसका मतलब बात ही खत्म हो जाती है, सब जगह 0 आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। फिर थर्ड रो को करेंगे। देखिए थर्ड रो को जब फर्स्ट रो में करेंगे तो 1 इंटू 1 1 आ जाएगा। तो जब 1 आ गया तो बात ही खत्म हो जाती है, 1 लिख दो। अब 2 आए 3 आए, लिखना तो 1 ही है। फिर यहां पर आप करोगे फिर से 1 आएगा, फिर यहां पर आप करोगे फिर भी 1 आएगा। आप करके देख लीजिए, यहां भी 1 आ जाएगा। लास्ट वाले में चलते हैं, है ना। इसमें देखते हैं इसमें क्या आएगा, जरा ध्यान दीजिए। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 0 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 0 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0 आएगा, 0 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 0 आएगा, 0 आएगा। यानी कि यहां पर 0 आएगा। ये बात तो कंफर्म होगी 0 आएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर यहां पर देखो 0 आएगा, 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, तो ये भी 0 आ गया। आगे चलते हैं। थर्ड रो में 0 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा एंड 0 आएगा, ये भी 0 आएगा। इधर आ जाओ, 0 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, और ये भी 0 ही आ गया। बोलो बात समझ में आ गई। ये क्या आ गया? एम आर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, एम आर स्क्वायर में एम आर को ऐड करना है। तो मैं एक काम करता हूं, एम आर स्क्वायर में एम आर को ऐड कर देता हूं। देखिए जरा, देखो यहां पर मैं अब कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देंगे, है ना। देखिए तो यहां पर मैं अब क्या करने जा रहा हूं, एम आर स्क्वायर प्लस एम आर को ऐड कर रहा हूं। तो एम आर स्क्वायर को पहले मैं लिख लूंगा 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0। ये तो आगे एम आर स्क्वायर प्लस एम आर ये लिखा है ना। तो 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 एंड 0 0 0 0 ऐड करेंगे। तो ऐड करने पे देखो आपको क्या मिलेगा, एम आर स्क्वायर प्लस एम आर इज इक्वल टू, देखिए ऐड करेंगे। अगर आप इसको ऐड करते देखो 1 के ऐड 1 में करेंगे तो कितना आएगा 2, लेकिन लिखेंगे तो 1। जहां 0 आएगा वहां 0 लिखेंगे, बाकी सब जगह 1 लिखेंगे। तो 1 + 1 2, लेकिन लिखेंगे 1, 1 + 1 2, लेकिन लिखेंगे 1। तो ये तो सब 1 1 आ जाएंगे। यहां पर देखो 0 + 0 0, 0 + 0 सब जगह 0 आएगा, 0 0 0 0। इधर आ जाओ, 1 + 1 2 2 हो जाएगा, तो यानी कि सब जगह 1 आएगा, 1 1 1 1। इधर आ जाओ। अच्छा यहाँ पर एक एलिमेंट मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, इनको ऐड करते हैं। 0 + 0 0, 0 + 1 1, 0 + 0 0 और 0। और आप देख सकते हैं ये तो एम आर ही है। देखो इसको देखो ध्यान से, क्या है ये एम आर। इसका मतलब ये किसके इक्वल आ गया, एम आर के इक्वल आ गया, है ना। चलिए, तो अब यहां से हमने क्या प्रूव कर दिया, हमने यहां से ये बात प्रूव कर दी कि रिलेशन कैसी है, ट्रांजिटिव है ना। तो अब आप यहां पर लिखेंगे सिंस एम आर स्क्वायर प्लस एम आर इज इक्वल टू एम आर, है ना। क्या आ गया, बराबर आ गए। हेंस आर इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन, हेंस आर इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। एम आर कैसी रिलेशन हो गई, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गई। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, और देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कई बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। देखिए क्या है, और सिंपल है,
आपको यहाँ पर एक सेट दे रखा P जिसके अंदर 2 3 4 5 एलिमेंट है। कंसिडर द रिलेशन R एंड S ऑन P। तो आपको क्या करना है, इस सेट के ऊपर दो रिलेशन आपको दी गई है, एक R और एक S। R रिलेशन ये रही, S रिलेशन ये रही, है ना। सबसे पहले तो आपको फाइंड द मैट्रिसेस ऑफ द अबव रिलेशन। तो सबसे पहले तो इन दोनों मैट्रिक्स के लिए आपको मैट्रिक्स की रिलेशन फाइंड आउट करनी है। तो चलिए यहां पर जल्दी से करते हैं। तो यहां पर जो गिवन है उसको मैं नहीं लिख रहा हूं, सीधे मैट्रिक्स के रिलेशन लिख रहा हूं। तो आर से जो मैट्रिक्स बनेगी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एम आर से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एम आर। चलिए देखिए एम आर के अंदर क्या आएगा, जरा ध्यान। एम आर, क्योंकि यहां पर 4 एलिमेंट्स हैं तो 4x4 की मैट्रिक्स बनेगी। तो यहां पर मैं एक 4x4 की क्या बना लेता हूं, मैट्रिक्स बना लेता हूं। ये लीजिए 4x4 की मैट्रिक्स यहां पर बन जाएगी। चलिए तो एक 4x4 की मैट्रिक्स बनेगी यहां पर। देखिए तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं, यहां पर 2 3 4 5 यहां पर लिखेंगे 2 3 4 एंड 5। यहां भी लिखेंगे 2 3 4 एंड 5। और इस तरीके से आपकी ये मैट्रिक्स बनके तैयार हो जाएगी। देखिए मैट्रिक्स के अंदर केवल 1 और 0 आएगा। देखो टू यहां पर ये पोजीशन क्या बनेगी, 2 2 2,2। क्या 2,2 है। तो यहां पर 1 आएगा। 2,3 2,3 है 1 आएगा। 2,4 2,4 है क्या, है, यहां पर भी 1 आएगा। 2,5 2,5 भी है, 1 आएगा। क्योंकि देखो ये सब रिलेटेड है एक दूसरे से। आगे चलते हैं। 3,1 क्या, देखिए आर के लिए बना रहा हूं मैं, क्या इसमें 3,1 है? हमने कहां तक चेक कर लिए, यहां तक हम चेक कर चुके। 3,1 है क्या, नहीं है। 3,1 नहीं है, 3,3 भी नहीं है, 0 आएगा। 3,4 है क्या, है, 1 आएगा। 3,5 है 1 आएगा। उसके बाद 4,2 नहीं है, 4,3 भी नहीं है, लेकिन 4,4 भी नहीं है, लेकिन 4,5 है। उसके बाद 5,2 नहीं है, 5,3 नहीं है, 5,4 है, 5,5 भी नहीं है। तो ये तो बहुत आसान है, मुझे लगता है सभी स्टूडेंट को ये बनानी आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट बनाते हैं। देखिए नेक्स्ट हमें बनाना है एम एस। क्या बनाना है, एम एस। ध्यान दीजिए बाकी मल्टीप्लीकेशन का काम आप अपने आप कर लेंगे। तो ये एम आर हो गया, ये एम एस हो गया, है ना। अगेन एम एस में भी 4x4 की ही मैट्रिक्स बनेगी, है ना। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं, एलिमेंट तो वही है 2 3 4 एंड 5। यहां पर भी आ जाएगा 2 3 4 एंड 5। चलिए ध्यान दीजिए। देखिए अब देखो जरा ध्यान से, ये हमने बना दिया। अब इस रिलेशन को देखो, क्या 2,2 इसके अंदर है कहीं पर भी? देखिए ऐसा नहीं कि आप पहला एलिमेंट ही देख रहे हैं, बीच में भी देखना, आपको पता लग रहा है 2,2 कहीं बीच में लिखा है। तो 2,2 नहीं है, इसका मतलब 0 आएगा। 2,3 है, 1 आएगा। 2,4 2,4 नहीं है, 0 आएगा। 2,5 है, 1 आएगा, है ना। तो ठीक, अब उसके बाद 3,2, क्या 3,2 है? 3,2 नहीं है, 0 आएगा। 3,3 है क्या? 3,3 भी नहीं है, 0 आएगा। 3,4 है क्या? है, 1 आएगा। 3,4 है, 3,5 भी है क्या? है, 1 आएगा। उसके बाद 4,2 है क्या? है, 1 आएगा। 4,3 भी है, 1 आएगा, है ना। 4,4 नहीं है, 0 आएगा। 4,5 है, 1 आएगा। उसके बाद 5 से देखो कुछ स्टार्ट हो रहा है। 5 से केवल 5,2 और 5,5 है, तो यानी कि 5,2 है, 5,3 नहीं है, 5,4 नहीं है, 5,5 है। इन काउंट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। तो ये हमारा एम आर और एम एस बन गया, है ना। तो हमसे पहला पार्ट तो यही पूछा था कि फाइंड द मैट्रिसेस ऑफ द अबव रिलेशन। नाउ यूज मैट्रिसेस टू फाइंड द कंपोजिशन ऑफ रिलेशन। यानी कि मैट्रिक्स की हेल्प से आप ये भी बता सकते हैं कि आपकी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। साथ ही साथ मैट्रिक्स की हेल्प से आप ये भी बता सकते हैं, सॉरी, मैट्रिक्स की हेल्प से आप दो रिलेशन को कंपोज भी कर सकते हैं, यानी कि दो रिलेशन का कंपोजिशन भी आप फाइंड कर सकते हैं। देखिए इससे पहले हमने कंपोजिशन ऑफ मैट्रिक्स में हमने पढ़ा था SOR, है ना।
भाई कंपोजिशन आर और एस का जो कंपोजिशन होता है उसको हम आर एस ओ आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और वहां पर मैंने आपको बताया था दो तरह के रिप्रेजेंटेशन यूज होते हैं, एस ओ आर और आर ओ एस, है ना। अब मैंने जो आपको रिप्रेजेंटेशन बताया था एस ओ आर का, इसमें आर पहले होता है, एस बाद में होता है, ठीक है ना। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे अगर आपने पढ़ा होगा। तो हमारे पास यहाँ पर एम आर और एम एस आ गया। हमें यहाँ पर क्या निकालना है, यूज मैट्रिसेस टू फाइंड द कंपोजिशन ऑफ आर एंड एस। अब जरा ध्यान देना, यानी कि आपको कैलकुलेट करना है एस ओ आर। क्या कैलकुलेट करना है, एस ओ आर। ये कैसे कैलकुलेट होगा, देखिए एस ओ आर, इसमें आप क्या करेंगे, एम आर का मल्टीप्लाई एम एस के साथ कर देंगे, तो एस ओ आर होगा एम आर इंटू एम एस। और दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे, जरा ध्यान देना, जब आप दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इसको और इसको मल्टीप्लीकेशन करना है, इसका और इसका क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, तो क्या होगा, कुछ प्लेस पर जीरो आएगा, कुछ प्लेस पर जीरो नहीं आएगा। अगर आप इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको एक नई मैट्रिक्स मिल जाएगी, और जब आपको नई मैट्रिक्स आपको मिलेगी तो उस मैट्रिक्स के अंदर भी याद रखना 1 और 0 ही आएगा। आप कहीं पर भी 2 3 बनेगा तो उसको 1 ही लिखेंगे, और 0 के प्लेस पे 0। तो आप इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई करना आपको आता है। जब मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो नई मैट्रिक्स आएगी, मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो नई मैट्रिक्स आई आपकी वो ये आ गई, तो अब आपको क्या करना है, इसको देख करके एस ओ आर की वैल्यू लिखनी है। यानी कि एस ओ आर, इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, जैसे यहां पर 1 है तो इसके अंदर 2 3 आएगा, है ना, 3 4 आएगा, 4 1 4 2 आएगा। इस तरह से आप ऑर्डर, जहां जहां 1 है वो ऑर्डर्ड पेयर आप एस ओ आर के अंदर क्या करेंगे, लिख देंगे। तो मेरे ख्याल से इसके आगे आप अपने आप कर लेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स का केवल मल्टीप्लीकेशन करना है, जो कि बहुत आसान है और आप आसानी के साथ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दो यहाँ पर डीपीपी के क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट करना है आपको। अगर नहीं होता तो आप मुझे कमेंट करके बताना, बाकी मुझे नहीं लगता कि सभी स्टूडेंट इसको कर लेंगे। यहाँ पर ये दो सिंपल सिंपल से डीपीपी के क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में देखिए आपको क्या सेट ए दे रखा है, सेट बी दे रखा है, एक मिनट, ए और बी। अच्छा यहाँ पर ये कैपिटल बी है, ध्यान रखना, ये कैपिटल बी है ना। सेट ए दे रखा है, सेट बी दे रखा है। विच ऑर्डर्ड पेयर आर इन द रिलेशन रिप्रेजेंटेड बाय द मैट्रिक्स। तो आपको इसमें से केवल विच ऑर्डर्ड पेयर आर इन द रिलेशन, हाँ आपको केवल इसको देख के रिलेशन लिखनी है। जैसे यहाँ पर देखो A1 B2 आ जाएगा क्योंकि यहाँ 1 है, और A2 B1 आएगा रिलेशन के अंदर, A2 B3 आएगा, A2 B4 आएगा, A3 B1 आएगा, A3 B3 आएगा। बस यही आंसर हो जाएगा इसका, है ना। यहाँ पर सेट ए दे रखा है, सेट बी दे रखा है, यहाँ पर ये भी कैपिटल बी है ना। तो सेट ए और सेट बी दे रखे हैं आपको, लेट, और यहाँ पर ए जो है वो बी से रिलेटेड होगा कब, इफ एंड ओनली इफ ए डिवाइड्स बी, फाइंड द रिलेशन मैट्रिक्स। मतलब आपको यहाँ पर रिलेशन मैट्रिक्स निकालनी है, लेकिन रिलेशन मैट्रिक्स को निकालने से पहले आपको पहले रिलेशन लिखनी पड़ेगी। इस रिलेशन के अंदर केवल वही एलिमेंट आएंगे जहां पर ए बी को डिवाइड कर देगा। जैसे यहाँ पर देखो आप 1 को ले लो, तो इसके अंदर क्या क्या आएगा, 1,1 आएगा क्योंकि 1 1 को डिवाइड कर देगा, 1,4 आएगा क्योंकि 1 4 को भी डिवाइड कर देगा, 1,6 भी आएगा, 1,9 भी आएगा। अच्छा जब इसका आप 2 लेंगे तो यहां से 2,1 नहीं आएगा क्योंकि 2 1 को डिवाइड नहीं कर सकता, 2,4 आएगा, 2,6 आएगा। जब आप 3 लेंगे तो 3,6 आएगा, 3,9 आएगा, और जब आप 4 लेंगे तो 4,4 आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा। फिर उसके आप रिलेशन मैट्रिक्स बना देंगे। तो यहाँ पर ये हमारे डीपीपी के जो क्वेश्चंस है दोनों बहुत सिंपल है, आसानी से आप कंप्लीट कर लेंगे। बस इसको आप एसओआर को निकाल लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हमारा लेक्चर था वो कंप्लीट हुआ, और मैंने डायग्राफ ऑफ रिलेशन कैसे लिखा जा, किसी भी रिलेशन का डायग्राफ कैसे बनाते हैं, या डायग्राफ आपको दिया हो तो रिलेशन कैसे लिखते हैं, ये मैंने आपको बताया, है ना। किसी भी रिलेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और किसी भी रिलेशन की मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं, है ना। और अगर आपको मैट्रिक्स दे रखी हो तो रिलेशन कैसे लिखते हैं, ये सब मैंने आज आपको पढ़ाया, है ना। तो बहुत सिंपल टॉपिक थे आज दोनों के दोनों, और इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो मैंने आपको पढ़ाया उसको एक बार रिवाइज करें, जो क्वेश्चन आपको कराएं उनको एक बार अपने आप करके देखें, तो ये टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।